हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे किस प्रकार से एक पॉलिटिकल थियरी हो, थॉट हो, फिलॉसफी हो, उस टेक्स्ट को रीड किया जाए। पॉलिटिकल थॉट क्या है, हम पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल थॉट बेसिकली इज़ वॉइसेस फ्रॉम द पास्ट, है ना, कि किस प्रकार से अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपने टाइम के जो कंसर्न्स थे उनके बारे में क्या बोला, और किस प्रकार से वो जो कुछ भी उन्होंने उस वक्त बोला उनको हम आज के जो कंसर्न्स है, कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स है, उनके साथ में किस प्रकार से एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट को रीड करना पड़ेगा, टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वाई डू वी रीड अ टेक्स्ट। यू नो, वी रीड अ टेक्स्ट टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स, है ना। हम मैकियावली का प्रिंस है, डिस्कोर्सेज है, उनको इसलिए नहीं पढ़ रहे कि भैया उनमें कोई इनहेरेंट कोई लॉजिक है, कोई इनहेरेंट अच्छाई है। नहीं, हम उसका कुछ ना कुछ सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आज की जो समस्याएं हैं, उस समय क्या समस्याएं थी, आगे इस प्रकार की समस्याएं ना हो, राइट। तो वहाँ से कुछ लेसन्स लेते हैं, कुछ जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं, और कुछ ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सी कंसर्न को किस प्रकार से डील किया गया, आज उस कंसर्न को किस प्रकार से डील किया जा सकता है, उन पॉलिटिकल फिलोसफर्स के आइडियाज़ को ध्यान में रखते हुए। ऑल्सो रीडिंग अ टेक्स्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी इज़ बेसिकली द नॉलेज क्रिएशन, की ज्ञान को जो है किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से, भाई एक ह्यूमन बीइंग्स है हम, बेसिक अर्ज है हमारी कि अपने आप को आगे बढ़ाना, कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया पढ़ने की कोशिश करना। तो एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली इज़ द थियरी ऑफ नॉलेज एंड इट इज़ कंसर्न विद इट्स मेथड्स, की नॉलेज को जो है क्या क्या मेथड्स होते हैं नॉलेज प्राप्त करने के, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये वो। वैलिडिटी क्या है, जो है भाई केवल ओपिनियन है या असल में नॉलेज है, कोई मिस अप्रोप्रिएशन है, क्या है, और स्कोप क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एपिस्टेमोलॉजी में बात करते हैं। लिबरल अंडरस्टैंडिंग जो है एपिस्टेमोलॉजी की, इट सेज दैट नॉलेज कैन बी क्रिएटेड बाय एन आइसोलेटेड, रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल। तो ये जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है आगे जाकर के, लिबरल अंडरस्टैंडिंग जो है एपिस्टेमोलॉजी को, कि भैया हम अपने वैल्यूज़ को भी साथ में लेकर के आते हैं, हम अपनी सब्जेक्टिविटी को भी साथ में लेकर के आते हैं। जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो अभी हम देखेंगे कि देयर कैन बी मैनी स्ट्रेटजीज टू रीड अ टेक्स्ट, जिसमें टेक्सचुअल मेथड है पहला, कॉन्टेक्चुअल मेथड है दूसरा, और आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें अलग अलग अल्टरनेटिव अप्रोचेज है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो एपिस्टेमोलॉजी को हमने देखा क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ये क्यों ज़रूरी है अलग अलग स्ट्रेटजीज? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो, अब भैया वो लोग तो चले गए जिन्होंने कुछ लिखा था, जिन्होंने कुछ, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, तो अभी उन्होंने क्या है कि मतलब कोई एक वर्ड लिख दिया, कोई एक लाइन लिख दी, तो उसका किस प्रकार से मतलब निकाला जाए। किसी लेटर फिलोसफर ने, लेटर थियरिस्ट ने उसका क्या मतलब निकाला है, तो उसने कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट है उस थिंकर का, उसको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की है बाकियों को। दिस इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, वाई सर्टेन थॉट्स आर प्रायोरिटाइज्ड एंड अदर्स पुश्ड अवे। तो ये हमने उसमें भी देखा है। आगे जाकर के वो बाइनरी अपोजिशंस की बात करता है डेरिडा जो है, कि किस प्रकार से कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और दूसरी टर्म्स जो है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये दिस इज़ बेसिकली द पॉलिटिक्स ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो इस वजह से हम जो है ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस स्टैंड पॉइंट से टेक्स्ट को पढ़ा गया है, रीडिंग है, इंटरप्रिटेशन है, या अप्रोप्रिएशन है टेक्स्ट का। मतलब तीन चीज़ें हो सकती हैं ना। रीडिंग मतलब सिंपली आप टेक्स्ट को जो है पढ़ लिया आपने, दैट्स ऑल, ख़त्म। दूसरा है इंटरप्रिटेशन, अब आप उससे कोई ना कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो, कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उससे आप क्या समझे, प्लस आप ये भी बोलते हो कि वो थिंकर क्या कहना चाह रहा है। तो दिस बेसिकली इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। नाउ थर्ड इज़ अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में आप क्या करते हो कि कुछ पार्ट जो है, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ मीम्स आते हैं,
तो उसमें से मतलब 5 मिनट का वीडियो है और आपने 30 सेकेंड्स का किसी भी स्पीकर का क्लिप निकाला और उसको जो है सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया कि भैया ये देखो ये इस प्रकार की बातें करता है, तो वहाँ पर आप ना तो उसके आगे का वीडियो है ना उसके पीछे का वीडियो है, जिसमें वो जो ये होता है बेसिकली अप्रोप्रिएशन, है ना। मतलब आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो कि आपने अप्रोप्रिएट किया, आपने पूरी चीज़ें नहीं बताई है। सो दैट वे देयर कैन बी 3 मेजर स्ट्रेटजीज टू रीड अ टेक्स्ट, जिसमें पहला है टेक्सचुअल मेथड, जिसमें आप टेक्स्ट को बार बार पढ़ते जाते हो। यू कीप रीडिंग द टेक्स्ट अंटिल वन ऑफ यू ब्लिंक्स, मतलब इस प्रकार की सी चीज़ है। कॉन्टेक्चुअल मेथड, जिसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, उस समय का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, किस दौर में वो राइटर लिख रहा होता है, क्या उसके सामने मेजर कंसर्न्स होती है, कौन सी चीज़ से वो डील कर रहा होता है, उसके बेसिस पर टेक्स्ट को समझने की कोशिश की जाती है। तीसरा है द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें आप अपना मीनिंग जो है, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, उस समय के वर्ड्स अलग थे, आज के वर्ड्स अलग है, उस समय की समस्याएं अलग थी, आज की समस्याएं अलग है, तो आप फिर उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश भी करते हो। केवल कॉन्टेक्स्ट से ही काम नहीं चलता भैया। मतलब देखो अभी हमने देखा कि वी ट्राई टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद कॉन्टेम्प्रेरी कंसर्न्स, तो उसके लिए आपको इंटरप्रेट करना भी ज़रूरी है। नाउ देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स, है ना, रीडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड अप्रोप्रिएशन। अभी हमने थोड़ी थोड़ी बात की थी इनके ऊपर। रीडिंग क्या है? रीडिंग बेसिकली इज़ एन एफर्ट टू मेक सेंस ऑफ अ टेक्स्ट, कि आप जो है एक टेक्स्ट को पढ़ते जाते हो। डिफरेंट रीडर्स माइट अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ द सेम टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज। तो लेकिन रीडिंग तक ये होता है कि जब तक आपने केवल पढ़ा है, तो कोई भी जो आपने टेक्स्ट को पढ़ा है, दैट इज़ ओनली अ पॉसिबल और अ प्लॉजिबल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, है ना। देर इज़ नो सर्टेनिटी एंड देर इज़ ऑल्सो नथिंग कॉल्ड मिस रीडिंग ऑफ एनी टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट की मिस रीड, क्योंकि आपने अभी तक केवल पढ़ा है, उससे कुछ ना कुछ जो है मतलब निकालने की कोशिश नहीं की है, ये बोलने की कोशिश नहीं की है कि भैया ये थिंकर क्या कहना चाह रहा है। नाउ दैट इज़ वाई देर इज़ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट। रीडिंग में कोई मिस रीडिंग नहीं हो सकती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में मिस रीडिंग भी हो सकती है कि भैया आपने जो पढ़ा है उसको सही प्रकार से समझा भी है कि नहीं है, क्योंकि आप अब उसके ऊपर बोल रहे हो कि ये थिंकर ये कहना चाह रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहे हो आप। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? बेसिकली इंटरप्रिटेशन में जो है, इंटरप्रिटेशन में यू ट्राई टू एम टू गेट एट समथिंग, है ना, समथिंग कोट एंड कोट, you aim to get at something which is assumed by the interpreter to lie within the text itself, कि भैया इस टेक्स्ट में ये चीज़ कही गई है, ये चीज़ बताई गई है, क्रक्स निकालने की कोशिश करते हो, क्या वो थिंकर जो है जिसने टेक्स्ट लिखा है वो कहना चाह रहा है। तो आप एक मीनिंग जो है उसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हो उस टेक्स्ट से, और आपका ये अटेम्प्ट जो है ये सक्सेसफुल भी हो सकता है और ये अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती है टेक्स्ट की, बिकॉज यू ट्राई टू अचीव द ट्रूथ, यू ट्राई टू अचीव सम फाइनल वर्ड ऑन व्हाट एन ऑथर सेड। और आज भी इंटरप्रिटेशंस जारी है भैया, हम आज भी इस कंक्लूज़न पर नहीं पहुँचे हैं कि प्लेटो ने क्या कहा था। मतलब अगर ऐसा हो जाता तो हम प्लेटो को पढ़ना बंद कर देते, उसी एक ही थिंकर को पढ़ते। तो लोग बार बार जो है प्लेटो को पढ़ते हैं और अपने तरीके से चीज़ें इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, और कोई बेहतर इंटरप्रिटेशन आता है, कोई बेहतर। अब इंटरप्रिटेशन में एक अच्छी चीज़ क्या है कि मतलब कोई दूसरा थिंकर जो है उसकी इंटरप्रिटेशन भी आ सकती है, तो फिर आप क्या करते हो, यू एंगेज इन रैशनल आर्ग्यूमेंट एंड डिबेट। कोई एक प्लेटो पर पेपर लिखता है, दूसरा फिर जो है प्लेटो पर दूसरा पेपर लिखता है कोई दूसरा व्यक्ति, तो उससे फिर क्या है हम ट्रूथ की तरफ बढ़ते हैं। और अगर किसी के कोई एम्पिरिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है और बेसिक बहुत अच्छे रैशनल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, तो ये बोला जाता है कि भैया दूसरा इंटरप्रिटेशन जो है वो एक प्रकार से प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट है, बिकॉज इट इज़ फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। तो ये एक चीज़ है इंटरप्रिटेशन के साथ में, ठीक है। अब तीसरा है कि
अप्रोप्रिएशन, तो अप्रोप्रिएशन अनलाइक एन इंटरप्रिटेशन, एन अप्रोप्रिएशन इज अ सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, जिसमें आ, आप अभी वो मीम की एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, तो उसमें आप सिलेक्टिव रीडिंग करते हो एक टेक्स्ट का। कोई एक थिंकर बहुत सारी चीज़ें बोलता है, बहुत सारी चीज़ें कहता है, लेकिन आप अपने खुद के वैल्यूज़ और खुद के नॉर्म्स वगैरह की वजह से उन सब चीज़ों को बाहर अच्छे से लेकर नहीं आते हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ही फोकस करते हो। तो दैट बेसिकली इज़ द अप्रोप्रिएशन ऑफ अ टेक्स्ट। तो इन तीन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अभी आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे टेक्सचुअल मेथड क्या है, कॉन्टेक्सचुअल मेथड क्या है, और इंटरप्रिटेशन के बारे में गार्डमर और अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या बोला है। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे टेक्सचुअल मेथड के बारे में। टेक्सचुअल मेथड जो है वो क्या है? क्या है टेक्सचुअल मेथड ना? पॉलिटिकल थॉट क्या है? पॉलिटिकल थॉट बेसिकली इज अ कॉन्वर्सेशन विद वॉइसेस फ्रॉम द पास्ट। पास्ट वॉइसेस अरस्तु है, मैकियावली है, हॉब्स है, लॉक है, इनके साथ हम कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं। वी ट्राई टू रिकवर द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड बाय दीज वॉइसेस फ्रॉम द पास्ट। तो हाउ शुड वी स्टडी द पॉलिटिकल थॉट ऑफ अ पर्टिकुलर? यहाँ पर फर्स्ट कम्स द टेक्सचुअल मेथड। टेक्सचुअल मेथड जो है ये क्या करता है? इट एम्फसाइज ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट, कि जो द टेक्स्ट इटसेल्फ, टेक्स्ट अपने आप में जो है, इट शुड फॉर्म द सेल्फ सफिशिएंट ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो किताब है आपके हाथ में, दैट इज एनफ, है ना? किताब तो है, उसके अलग अलग उसके आजू बाजू आप कुछ मत सोचो। किस समय लिखी गई थी, किस समय नहीं लिखी गई थी, क्या टाइम एंड स्पेस था, क्या सर्कमस्टांसेस थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सब चीजों के बारे में बात पूछने की, बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टेक्सुअल मेथड है, इट एम्फसाइज द ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट। यू कीप रीडिंग द टेक्स्ट ना, जिस प्रकार से हम लास्ट स्लाइड में बात कर रहे थे। एम क्या है? टू रिकवर द इटर्नल ट्रूथ्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कि किसी भी थिंकर ने क्या बोला होगा, और ये जो है ये जो चीज जो है किसी थिंकर ने बोली है, ओके, इट एम्स टू रिकवर द इटर्नल ट्रूथ्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये बोलता है कि जो ग्रेट आइडियाज है, जो भी आइडियाज है, चाहे वो फिलोसोफर किंग का हो, प्रिंस का हो, डिस्कोर्सेस का हो, स्टेट ऑफ नेचर का हो, दीज ग्रेट आइडियाज ट्रांसेंड देयर स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। आप उनको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। दे आर वैलिड देन, दे आर वैलिड नाउ। और उसमें टाइम, स्पेस, कॉन्टेक्स्ट, इन सब चीज़ों की बात करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच फोकस ऑन द इंटरनल लॉजिक ऑफ द टेक्स्ट, की जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है, किस प्रकार से लिखा गया है। इट इवन इग्नोर्स ऑथर्स इंटेंशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट, जो हमने अभी बात कर ही रहे थे। तो ये जो अप्रोच है, दिस फोकस ऑन द टेक्स्ट एज एन इंडिपेंडेंट वर्क, arguing that great ideas transcend their specific time and place, कि वो these ideas are relevant for the eternity, relevant then, relevant now। तो लियो स्ट्रोस जो है, लियो स्ट्रोस एंड जॉन प्लामेंट जो है, वो मेजर क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोनेंट्स है इस टेक्सचुअल मेथड के। लियो स्ट्रास बोलता है कि पॉलिटिकल फिलोसफी इज अ नॉन हिस्टोरिकल एंडेवर। तो इसका मतलब ये है कि क्लासिकल जो टेक्स्ट टेक्स्ट है, दीज शुड बी इंटरप्रेटेड या फिर रेड बेस्ड ऑन देयर इंटरनल यूनिवर्सल एंड इटर्नल प्रिंसिपल्स, rather than being reduced to the circumstances in which they were written। कि उन सर्कमस्टांसेस को ढूंढने की कोशिश मत करो कि क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी उस समय इन टेक्स्ट को लिखे गए। इनका इंटरनल लॉजिक है, यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल इन टाइम एंड स्पेस, आज भी उतने ही वैलिड है, उस टाइम भी उतने ही वैलिड थे, एंड इटर्नल प्रिंसिपल्स है ना। मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे ना कि एम्स टू रिकवर द इटर्नल ट्रूथ्स फ्रॉम द टेक्स्ट।
तो स्ट्रोस ये बोलता है, स्ट्रोस ऑल्सो मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सोटेरिक एंड एसोटेरिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ अ टेक्स्ट। इसमें स्ट्रोस ये बोलने की कोशिश करता है कि कई बार क्या होता है कि हमें टेक्स्ट को पढ़ते समय दो चीजों का ध्यान रखना होता है। ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, इसमें दो चीजें होती है। एक्सोटेरिक डॉक्ट्रिन वो होता है जिसमें जिसमें जो थिंकर है, जो भी प्लेटो फॉर एग्जांपल लिख रहा है, हॉब्स फॉर एग्जांपल लिख रहा है, वो ऊपर ऊपर की बातें करता है, शैलो बातें करता है, और सारी की सारी पब्लिक जो है उस उन बातों को समझ सकती है। ये बातें जो होती है, दीज दे कंप्लाई विद द सोसाइटल नॉर्म्स, तो किसी भी प्रकार की अपोजिशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसका सीधा सा मतलब ये भी होता है कि टेक्स्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये उनके नॉर्म्स के साथ में, उनकी वैल्यूज के साथ में एग्री करता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे उसको। पहली बात तो मतलब कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि कोई भी किताब है उसमें कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। तो पहली, और ये आप देखोगे कि बहुत सारी बुक्स में इस प्रकार की चीजें होती भी है। तो द एक्सोटिक डॉक्ट्रिन जो है, ये इसका मतलब ये है कि इट इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक एट लार्ज, है ना। बहुत सारी की सारी पब्लिक जो सिंपल है, ये इसको समझ सकती है। इट ऑल्सो कंप्लाई विद द सोसाइटल नॉर्म्स। भैया आपकी किताब लिखते ही बैन हो जाएगी तो फिर क्या मतलब है किताब लिखने का, राइट। एंड इट ऑल्सो रीचेज टू मैनी पीपल। तीसरा ये भी है कि बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तभी तो वो लोग भी, उन लोगों तक भी किताब ये पहुंचेगी जो सच में जो है उस किताब में जो लिखी गई चीजें हैं उनसे मतलब रखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उन आइडियाज को एम्प्लॉय करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा डॉक्ट्रिन जो है, दिस इज कॉल्ड द एसोटेरिक डॉक्ट्रिन ऑफ द टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, वो आम और जनरल बातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बोलता है जो चुभने वाली होती है ना। ट्रूथ क्या है, ट्रूथ बाइट्स, है ना। जो सच है वो कड़वा होता है, या फिर जब तक आपको वो बाइट नहीं करे तब तक इट इज नॉट द ट्रूथ, है ना। मतलब जो सोसाइटल प्रिविलिंग सोसाइटल नॉर्म्स है, उसके अगेंस्ट में जाकर के, उसके उससे अलग इधर जाकर के कुछ नहीं बोले तब तक ये जो है, ये जो मीनिंग है, दिस मीनिंग कैन ओनली बी फाउंड बिटवीन द लाइंस। और ये मीनिंग जो है, मतलब वो एक सिंपल सा मुझे याद आ रहा है, एक कोई शेरो शायरी इस प्रकार से कुछ चल रही होती है, तो एक कोई कवि बोलता है कि सरकार चोर है। तो उसको भैया अरेस्ट करके लाया जाता है पुलिस स्टेशन में, और पूछा जाता है कि आपने इस ऐसे क्यों बोला कि सरकार चोर है। तो बोला कि ही सेज कि मैंने ये कब बोला कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, मैंने तो बोला अमेरिका की सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। मतलब द एक्सोट्रिक डॉक्ट्रिन एंड द एसोट्रिक डॉक्ट्रिन, इसमें सीक्रेट और ट्रू मीनिंग होता है, ये इंटेलिजिबल होता है केवल उन लोगों के लिए जो 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 सच में कॉन्शियस होते हैं, जो सच में इतनी रैशनैलिटी, इतना लॉजिक, इतना सेंस जो है वो रखते हैं। दिस मीनिंग कैन ओनली बी फाउंड बिटवीन द लाइंस। और यहाँ पर आपको सोसाइटल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जॉन प्लामेंट जो है वो भी इसी प्रकार की जो है बातें करता है कि आप जो है केवल टेक्स्ट पर ही फोकस रखिए। जो क्लासिकल ऑथर्स है, दे डिस्कस जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन देयर ओन स्पेसिफिक स्टाइल विच कैन बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंटली ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। कि भैया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, ऑथर के इंटेंशन को, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट कीप रीडिंग द टेक्स्ट ना, दिस इज बेसिकली द टेक्सुअल मेथड। तो ये जो अप्रोच है, इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय कैम्ब्रिज स्कूल इन 1960s। ये अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से ये क्रिटिसाइज करता है कि एनाक्रोनिस्टिक रीडिंग होती है टेक्स्ट की, जिसमें जो हिस्टोरिकल टर्म्स है, वो हिस्टोरिकल आइडियाज़ है, उनको आज के टाइम में यू नो एम्प्लॉय करने की कोशिश की जाती है। ये एक चीज ये भी बोलते हैं कि मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट कैन ओनली इमर्ज इन अ कॉन्टेक्स्ट। की भी, ये जो भी बात कही गई है बिना कॉन्टेक्स्ट के, जैसे स्लेवरी है ना। आज अरस्तु के स्लेवरी के बारे में हमें पढ़ें तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, है ना, जब तक हमें ये नहीं पता चले कि स्लेवरी वॉज अ नॉर्म इन एंशियंट ग्रीस। तो तब तक हम जो है कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम क्या मतलब निकालेंगे। तो ये लोग, कैम्ब्रिज स्कूल के लोग ये बोलते हैं कि व्हेन वी इग्नोर द कॉन्टेक्स्ट बाय इंसिस्टिंग ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट, व्हाट वी डू इज इंट्रोड्यूस आवर ओन कॉन्टेक्स्ट एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना।
हमारा खुद का जो कॉन्टेक्स्ट होता है फिर हम उसको ले आते हैं, अगर हम टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में, और इसका जो लिंग्विस्टिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखने की ये जो बात करता है उसके बारे में। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।